वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपकी डाइट के हवाले से डिज़ाइन किया गया और इसमें हम बात करेंगे ख़ासकर उन लोगों के हवाले से जो कि किसी क्रॉनिक डिज़ीज़ का शिकार हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको डायबिटीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो किस तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है और हर तकरीबन दूसरे घर में कोई ना कोई शख्स डायबिटीज़ का पेशेंट ज़रूर है। क्या इसकी रीज़न्स हैं? जेनेटिकली तो ये है ही, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल में वो कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, खाने पीने में किस तरह की एहतियात बरत सकते हैं कि हम इस मूजी मर्ज़ का शिकार ना हो, क्योंकि इसको ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा गया है और इसका कोई इलाज भी सच नहीं है। लाइफ टाइम के लिए ऐसा शख्स जो है वो मेडिसिन पे होता है। परहेज़ कितना ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ जो आज न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती रहूँ। रामीन खान नियाजी साहिबा, शी इज़ अ डाइटिशियन प्रोफेशनल हैं और आज इनसे हम डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट के हवाले से ज़िक्र करेंगे और इसके साथ साथ जो दूसरी दीगर डिजीज़ हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग रामीन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक रामीन। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान का जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटीज़ में हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमारे जो पेशेंट का नंबर है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए कि ऐसे जो लोग हैं या जो पेशेंट्स हैं उनकी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं उसके अलावा उन लोगों की बात करूंगी जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जो कि हमारी एज ग्रुप के लोग हैं और जिनकी जीन्स में ये चीज़ मौजूद है, जिनके पेरेंट्स जो हैं डायबिटिक है। हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं ताकि जो हमारी अगली जनरेशन्स हैं वो बच सकें? अच्छा नबिया, जैसे अभी आपने बताया है कि डायबिटीज़ का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा मुल्क किसी और चीज़ में आगे हो ना हो, डायबिटीज़ पे वी आर ऑन नंबर 3। ठीक है, क्या वजह है? जो मेन वजह ये है कि लोगों को मोस्टली पता ही नहीं होता कि वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हुए हैं, अनलेस और अनटिल उनको कोई बहुत स्वेयर सिम्टम्स ना आना शुरू हो जाए। तो जो बेसिकली ये होता है कि हमें एक तो ये कि एजुकेशन होनी चाहिए लोगों को कि डायबिटीज़ का वो कम से कम साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग करवाएं। लोगों के अंदर एजुकेशन का मसला है, अवेयरनेस का मसला है। अब जैसे आप जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर तो ये मसला है ही, वो दवाइयाँ भी ले रहे हैं, वो जो बाद में आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है उससे बेहतर है कि आप पहले कर लें। ठीक है, तो जो आपने अभी बात की, डायबिटीज़ 2 टाइप की होती हैं। एक होती है जो हमारे जैसे यंग एडल्ट्स के अंदर होती है और एक होती है जो ओल्डर एडल्ट्स के अंदर होती है। यंग के अंदर समटाइम्स 2 रीजंस होते हैं। एक होती है जो आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती, जो कि नेचुरली आ रही होती है, आपकी बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। और एक होता है जो जेनेटिक ओबेसिटी या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होती है। अगर हम इंसुलिन वाली नहीं मैनेज कर सकते तो कम से कम हम जो इन्वायरमेंटल है वो तो मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना वेट मेंटेन करें। जो ओबीज़ लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है अपनी रूटीन के अंदर कि वो अपनी वेट की मैनेजमेंट करें। ठीक है, हेल्दी वेट मैनेजमेंट इज़ द की टू गेट इन्वॉल्व फ्रॉम द डायबिटीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल एक्टिविटी, लोग लैक कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, टीवी देख रहे हैं, लेटे हुए हैं। इवन के जो वर्किंग पॉपुलेशन भी है वो भी जाके बैठ रही है सोफे पे या चेयर के ऊपर और वापस आ रही है। कोई वर्किंग एक्टिविटी या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और स्पेशली आप देखें कि आजकल ये चीज़ डायबिटीज़ वुमेन में बहुत ज़्यादा हो रही है। वो किस वजह से हो रही है कि औरतें समझती हैं हमने किचन का काम कर लिया या हमने घर का काम कर लिया तो दैट्स इनफ, जो कि असल में इनफ नहीं होता। और वो जी चीनी भी ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं ले रहे। सबसे जो मिसकंसेप्शन है ना नबिहा इसके अंदर वो ये आती है कि लोगों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि चीनी अगर हम नहीं ले रहे तो हम सेफ एंड पे। चीनी शुगर सब मैं समझ रही हूँ कि ये तो एक क्रिमिनल है हमारी बॉडी के लिए। और मैं आपको शेयर करूं कि मैं अपनी जब बेटी को ड्रॉप करने जाती हूँ स्कूल, तो रास्ते में एक कॉलेज आता है और वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे समटाइम खौफ आता है। मतलब हमें लगता है, मुझे लगता है कि भाई हम मोटापा आ गया, हम लोगों पे आ गया। लेकिन जब मैं ये इस एज ग्रुप के लोगों को देखती हूँ जो कि यंग हैं, जिनकी अभी शादियाँ भी नहीं हुई हैं, वो उस एज ग्रुप में फॉल भी नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी नहीं हैं और इतना खौफनाक किस्म के मोटापे के शिकार है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर आप हमारी मदर्स
कि जवानी का या उनके टाइम का या उनके कॉलेज टाइम का अगर आप फोटो एल्बम निकालें या उससे भी पुरानी आप जनरेशन को तो अगर आप देख लें तो दुबले पतले मर्द होते थे, दुबली पतली खवातीन होती थी, स्लिम स्मार्ट। अभी की जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, आप देखेंगे वो सब के सब ओबीस हैं, सब के सब मोटापे का तकरीबन एक बड़ा परसेंटेज है। मैं इसको कह सकूँगा अगर ये 50 से अबव है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी इतनी बड़ी परसेंटेज स्कूल कॉलेजेस के बच्चों की जो कि ओबेसिटी का शिकार है। बिल्कुल नबिया, क्योंकि उनकी सेडेंट्री प्रैक्टिसेस हैं, वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहे, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, वो उन लोगों के हिसाब से ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। अनलेस और अनटिल खुदा ना खासा जब तक आपको बहुत कोई स्वेयर किस्म का मसला ना आ जाए और आप खुदा ना खासा डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज ना हो, हमारी पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करती। उससे बेहतर ये है कि आप घर में ही उस चीज़ का इलाज ढूंढ लें, इससे पहले कि आपको दवाइयाँ खानी पड़े और आपको हॉस्पिटलाइज खुदा ना खास्ता होना पड़े। तो वही जैसे आपने बताया कि ओबेसिटी की मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें कि हम डाइट के थ्रू इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारी बॉडी को जो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो मेजर रोल है वो डायबिटीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्ले कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लोग समझ रहे होते हैं कि जी सिर्फ चीनी कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, रोटी सबसे रोटी जो हम सीरियल्स ले रहे हैं, जो हम पास्तास खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो हम बेकरी, बिल्कुल इवन दो कि अगर हम लोग कोई फ्रूट्स भी खा रहे हैं उसके अंदर भी कार्ब्स की रेशियो। रामीन, जो हम घर का खाना अक्सर जो हम खाते हैं, हमें लगता है कि भाई घर का खाना तो ठीक है, हाँ सबसे बेस्ट तो होता है, लेकिन उसमें जब आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या जब आप वही पोर्शन का या प्लेट का हिसाब नहीं रखेंगे तो वो भी हमारे अंदर जो है जितना ज़्यादा ऑयल जा रहा है उतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट आ रहा है आपके साथ। जितना ज़्यादा आप रोटी, अब देखिए रोटी हम लोग खा रहे हैं, लेकिन कौन सी रोटी खा रहे हैं? समटाइम्स हम जो मैदे की रोटी है, ज़्यादातर घरों में आजकल वो खाई जा रही है, क्योंकि बच्चे जो स्पेशली आजकल की यंग जनरेशन है वो चोकर की रोटी नहीं पसंद करते, उनको वाइट रोटी चाहिए। तो वो क्या है, वो तो मैदा है, निरा कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह का। तो उसको कट डाउन करें, ठीक है, आप बेशक कंप्लीटली कट डाउन अगर नहीं भी कर सकते तो कम से कम लिमिटाइज करें, बिल्कुल उसको लिमिटाइज करें। हमारे जहन में ये होता है कि जी टेबल शुगर जो है वो नुकसानदेह है। टेबल शुगर उतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी जो ये पीछे छुपी हुई क्रिमिनल्स और कल्प्रिट्स होते हैं ना, वो बेसिकली जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पोटैटोस, मैं आपको बता रही थी कि पोटैटोस का एक मेजर कल्प्रिट है पोटैटोस हमारी। अब अगर हम घर में खाना बना रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसमें भी आलू जा रहे हैं, हम सालन बना रहे हैं उसमें भी आलू जा रहे हैं, फ्राइज़ के तौर पर भी आलू इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत मेजर कल्प्रिट है जो हमारी ओबेसिटी का भी रीज़न बनता है और बेसिकली हमारी डायबिटीज़, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसने केला नहीं खाना, उसने आम नहीं खाना। उन जैसे पेशेंट्स के लिए वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि उनके पास बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। ठीक है, वो पीच खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल में भी नहीं हम ले सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं हम ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी डायबिटीज़ किस नौयत की है, उनका जो ग्लाइसेमिक लेवल है, उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो किस लेवल तक रेज करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट है जिसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल ही 250-300 है, तो उसको तो हम पोर्शन कंट्रोल में भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि जो प्री डायबिटिक है उनको अपने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपनी रूटीन को मिनिमाइज़ करें, लिमिटाइज़ करें अपनी जंक को, जितना ये कार्बोहाइड्रेट का काउंट है इसको कम करें, तो वो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा हम बात अभी फ़िलहाल करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की ही बात करें और आप पोर्शन कंट्रोल की ही बात करें। मैं कल ही किसी एक खातून से मिली और शी वाज टेलिंग मी कि भाई जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं वो किस खौफनाक हद तक ख़राब आई हैं और जी शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई है और बाकी सारी चीज़ों की बगैर, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ट्राइग्लिसराइड की बात करें, कुछ सही नहीं था वो खातून कहना, ये चाहती उनका। सो मैंने देखा या पढ़ा, या हम रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स से, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलते रहते हैं, तो ये बात मैंने सुनी किसी डॉक्टर से कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो फिर क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हम लोग, या एक आई नो कि ये बहुत एक मुश्किल काम होता है स्टार्टिंग में किसी भी तरह के चेंजेस को या डाइटरी चेंजेस को अपनी रूटीन में लेकर आना, लेकिन क्या ये वाकई मैजिक की तरह काम करे, क्या ये वाकई इतनी इफ़ेक्टिव है, और अगर है तो फिर लोगों को तो ये बात बतानी चाहिए।
अच्छा भैया, इंटरमिटेंट फास्टिंग इटसेल्फ एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अब आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान जैसे रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी वही चीज़ है, ठीक है। तो जो आपने बात की कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप वही बात मैंने जैसे आपको पहले बताई थी कि डिपेंड कर रहा होता है कि जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। हम लोगों का मसला क्या होता है, ज़्यादातर पेशेंट्स का वो हाइपरग्लाइसीमिया को फोकस कर रहे होते हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया को देख ही नहीं रहे होते कि जो शुगर उनकी ड्रॉप कर जाती है। समटाइम्स मोस्ट ऑफ द डेथ्स पाकिस्तान में कोमा में जाने की वजह से होती हैं, और वो किस वजह से होती हैं कि पेशेंट जो है वो उसको नहीं पता होता, वो फास्टिंग स्टेट में होता है, वो नहीं कुछ खा पी रहा होता। लेट्स सपोज वो रात को सोया है और भूख भी ज़्यादा लग रही होती है बिल्कुल, पेशेंट्स को, उसको वो नींद सोया है और उसको नहीं पता, खुदा ना खासा उसको शुगर लेवल ड्रॉप कर गया। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने पास कोई कैंडी या कोई पोर्शन खजूर कंट्रोल रखें। करके अपना खाएं अगर खाना भी है आपने। बिल्कुल करें। अब अगर जैसे आपने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग की, इंटरमिटेंट फास्टिंग के 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 16/4 का मेथड सबसे ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल मेथड होता है। उसके अंदर क्या होता है, उनके पास 16 आवर्स की विंडो होती है जिसके अंदर उन्होंने फास्ट करना होता है, ठीक है। मतलब वो फास्ट करके जैसे आपने सुबह का नाश्ता ले लिया, उसके बाद दोपहर में आप लिक्विड इंटेक कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप खा पी भी, जैसे डायबिटिक के लिए आप एक्सेप्शनैलिटी में आ जाएं थोड़ा सा, वो खा पी भी सकते हैं लेकिन उस तरीके से प्रॉपर मील नहीं ले रहे होते, ठीक है। आप कोई सैलेड कंज्यूम कर लें, आप कोई एक आधा फ्रूट कंज्यूम कर लें, कंप्लीटली फास्टिंग स्टेटमेंट से बचने के लिए कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना आ जाएं। उन लोगों के लिए ये होता है कि वही जैसे आपने बात की कि पोर्शन कंट्रोल करें अपना। तो ये होता है कि वो लोग दिन में कोई फ्रूट ले लें, जैसे पीच ले लें, 3 से 4 फिग्स ले लें। फिग्स आर सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। उसके अलावा जैसे अब आगे गर्मी आ रही है, फालसा इज़ सो गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी डूज एंड डोंट्स हैं। टोटकास की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और घरेलू क्योंकि किचन की हमारी चीज़ें हमने सुना है कि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी अपनी जब व्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारे टिप्स दे रहे होते हैं किसके लिए कौन सा मेथड काम करता है। ये तो आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री जैसे अभी रामीन बता रही है कि आपको पता होना चाहिए कि वेरी करता है कि हर पेशेंट पर। लहसुन के बहुत फ़ायदे सुने हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या खून को पतला करने के, जहाँ इतनी दवाइयाँ खा रहे होते हैं वहाँ पर हमारे घर में किचन में बहुत सस्ती ऐसी चीज़ें या कहवे में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी फील कर सकते हैं। बिल्कुल नबिया, लहसुन की आपने बात की। लहसुन बेसिकली ब्लड थिनर होता है। जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ होते हैं उनका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर LDL और VLDL और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो उनके लिए लहसुन बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें या हम जो वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए सिनेमन इज़ लाइक सिनेमन डू वंडर्स फॉर देम। सिनेमन बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो ग्रीन टी है, अच्छा ग्रीन टी का एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि जी हम खा पी रहे हैं लेकिन ग्रीन टी जो है वो सारा इक्वलाइज कर रही है। नान चने खाने के बाद ग्रीन टी ले ली, ये सिर्फ हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं कि ग्रीन टी सब जो है ना वो इक्वलाइज कर देगी। ग्रीन टी इज जस्ट लाइक वो आपकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन दे रही होती है, डिटॉक्स कर रही होती है फॉर सम टाइम। वो जो आपने नान चने खाए हैं या आपने पूरियाँ खाई हैं वो उस चीज़ को इक्वलाइज नहीं कर रही होती। तो ये होता है कि क्लीन ईटिंग करें और आप हर चीज़ खाएं, हाँ, लेकिन हाथ रोक के खाएं ताकि आपका जो वेट है वो भी मैनेज रहे। और जो खुदा ना खास्ता डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ पहली स्टेज है, उसके बाद आप CVD की तरफ जाते हो, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ की तरफ जाते हो, ब्लड प्रेशर की तरफ जाते हो और आगे फिर फर्दर स्ट्रोक और इस तरह की बीमारियों की तरफ जाते हो। अगर हम शुरू में इस चीज़ को रोक लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, चीनी, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेन कल्प्रिट जो है वो चीनी है। एक तो हमारे घर के भी चाहे खाने हैं, हर चीज़ में नेचुरली जो शुगर कंटेंट है वो मौजूद है। उसके अलावा हमने चाय में भी 2-2 चम्मच चीनी डाल के लेने, और फिर दिन भर चाय भी चलती रहती है हमारे यहाँ। तो फेवरेट जो नेशनल ड्रिंक है दैट इज़ टी। तो चीनी की रिप्लेसमेंट पे अभी जो एक चीज़ मैंने देखा कि लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट स्टीविया, स्टीवियल, जो कि एक प्लांट के थ्रू जिसको शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है और फिर उसको इसका कोई नुकसान नहीं है, 0 कैलोरी है। इसका क्या वाकई कोई नुकसान नहीं है? इसको हम शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं? अभी तक की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो इस बारे में क्या कहती है? अच्छा, स्टीविया बेसिकली जैसे आपने बताया कि वो एक नेचुरल हर्ब से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का भी एक्सेस यूज़ जो है वो डेंजरस हो सकता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एस्पार्टेन अवेलेबल होता है, जो कि जो ये कैंडल और डिफरेंट स्वीटनर्स वगैरह अवेलेबल हैं, ये उसके अंदर एडेड होता है। स्टीविया के अंदर वो थोड़ी क्वांटिटी में
होता है एडेड, इसका ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि स्टीविया को भी बिल्कुल स्किप करें, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा अपने ऊपर जुल्म करना ही है तो फिर एक जब आप यूज्ड हो जाते हो, जब आप एक दफ़ा अपने ऊपर आप स्टार्ट करते हो, स्टीविया का एज कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वही बात है स्टीविया का एज कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें स्टीविया आप कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक जैसे हम घरेलू लोगों को बहुत ज़्यादा कि वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चीनी चाहिए होती है, तो आप चाय में वो ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं है ना कि आप अगर केक्स बना रहे हैं तो भी स्टीविया डाल रहे हैं, आप अगर कोई खीर बना रहे हैं तो भर भर के उसमें डालेंगे तो वो तो नुकसान तो फिर वो तो नुकसान नहीं है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन लेवल के साथ जाके पंगे करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है, अच्छा क्या एक खाने की रूटीन होना चाहिए बेहतर, आप समझती हैं कि एक बैलेंस प्लेटर अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो किस तरह से उसको तैयार किया जाए? डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको नाश्ते के अंदर ना उनकी कार्ब्स कम होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स उनके कम होने चाहिए, और डायबिटिक पेशेंट्स की जो कार्बोहाइड्रेट की काउंटिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो ओवर द डे होनी चाहिए। लाइक अगर वो 3 to 4 सर्विंग्स ले रहे हैं तो वो हम इस तरह डिवाइड करें कि नाश्ते में 1 ले लें, लंच में 2 ले लें, फिर स्नैक में 1 ले लें और रात को डिनर में 1 ले लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है इंसुलिन के लेवल्स कम होते हैं, जब हम सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं तो इंसुलिन ग्लूकोज लेवल एकदम स्पाइक कर जाता है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम जो है वो कार्ब्स, जैसे अगर एक डायबिटिक पेशेंट है वो सुबह रोटी खा ले, चोकर की रोटी, फाइन, इट्स फाइन, उसके साथ 1 अंडा ले ले, वो उसकी जो प्रोटीन है, जो उसकी फ़ैट और जो उसकी कार्ब की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोपहर को वो 1 पीच ले ले, उसका जो एक वो गैप भी नहीं आएगा, और उसकी वो जो एक फाइबर है, ये फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइबर कम से कम भी दिन में 30 to 50 ग्राम्स रिक्वायरमेंट है डायबिटिक पेशेंट की। फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा होता है? फाइबर हमें फ्रूट से मिल रहा होता है, डिफरेंट वेजिटेबल्स से मिल रहा होता है, जितने होल ग्रेन सीरियल्स हैं या होल ग्रेन पास्ता हैं, होल ग्रेन, फिर से मैं मेंशन कर दूं, उसके अंदर भी फाइबर का कंटेंट होता है। तो फाइबर जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपनी रूटीन के अंदर डाइटरी फाइबर तो ज़रूर ऐड करें। अब अगर वो दोपहर में 1 पीच ले रहे हैं एज अ स्नैक, तो फाइबर कंटेंट उनके अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा खुद उनको भूख लग रही है दोबारा शाम में, कि वो कह रहे हैं कि जी हमें अभी फील हो रहा है कि हम हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में जा रहे हैं, तो वो 2 से 3 फिग्स ले लें। उसके अलावा चाय साथ ले सकते हैं, लेकिन बगैर चीनी के। स्टीविया भी कोशिश करें कि ना लें, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है, तलब हो रही है, तो वो फिर स्टीविया के कुछ ड्रॉप्स ले लें। अच्छा रामीन, मुझे बताएगा कॉफ़ी हमारी हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी अच्छी है, या स्पेशली वो लोग जिनको हार्ट का इशू है? ये नहीं कि इसमें क्योर है, लेकिन कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आई हैव हेard सो मैनी इन वीडियोज़ या बहुत सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि कॉफ़ी जो है वो ये एक अच्छा ड्रिंक है। अगर आप इसको मिल्क के साथ ऐड करते हैं, चाय जिस तरह से हम लोग पीते हैं, तो उसके बल्कि नुकसान ज़्यादा हैं, लेकिन जो ब्लैक कॉफ़ी है इट रियली हेल्प्स। ब्लैक कॉफ़ी का सबसे जो अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर होता है। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपका फ़ैट बर्न करने में बहुत हेल्प आउट करती है। उसके अलावा कैफ़ीन रिच होती है, वो जो कहते हैं ना, आपको जैसे अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान जागने के लिए कॉफ़ी पी रहे होते हैं, वो आपको एक्टिव रखती है, आपके ब्रेन सेल्स को बहुत एक्टिव रखती है, और सेरोटोनिन और डोपामिन की प्रोडक्शन के अंदर भी कॉफ़ी का कहीं ना कहीं तो रोल होता है। ऐसे जिसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं है, लेकिन आई हैव रेड कि ये इसका भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है। उसके अलावा जो आपने बात की हार्ट हेल्थ के अंदर, कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं। तो उनको क्योर करने के लिए या उनको ख़त्म करने के लिए जो है हम बाहर से एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर होते हैं, जैसे कि विटामिन ई हो गया, कॉफ़ी के अंदर वो विटामिन ई वाला एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जूसेस जो हैं, अब जो कि नई नई रिसर्चेज आती जाती हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह से हमें अपना जो है पोर्शन कंट्रोल करना है, या कौन से जूसेस जो हैं वो हमें लेने हैं। या अब जितनी बात हो रही है, जितने भी प्रोफेशनल्स बात करें, दे आर सही कि भाई जूसेस मत लें, इसमें सिर्फ शुगर कंटेंट ज़्यादा है। अगर आप वैसे रॉ फ्रूट लेंगे तो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा और जो क्रेविंग है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन ग्रेप फ्रूट की अगर जूस की बात करें तो हमने ये सुना है कि ये भी जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए या डायबिटिक पेशेंट्स जो उनके लिए बहुत अच्छा है। कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें? बीटरूट, चुकंदर, ये बहुत अच्छा है
डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि ये आयरन रिच होता है, ठीक है। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी जो ब्लड लेवल्स है उसको भी बेहतर बना रहा होता है, उसके साथ साथ जो आपकी ओवरऑल हेल्थ है ये उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर अच्छा, रहा मैंने खास होता तौर है। से ग्रेप फ्रूट की बात की है, ग्रेप फ्रूट। मैं आपको ये बता रही हूँ, बीट रूट एंड ग्रेप फ्रूट, अच्छा, इसको mix भी कर सकते हाँ, हैं, इनको ठीक है। नॉर्मली क्योंकि वो होता है कि वो बहुत कड़वा थोड़ा होता सा है, बिटर होता है, यस। हाँ यस, वो बहुत कड़वा होता है, तो आप उसको कैरेट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक। कैरेट के भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि कैरेट जो है वो बेसिकली एक नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है, ठीक है। तो वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जो है उसके साथ साथ आप उसको जब मिक्स करके मतलब डायबिटिक पेशेंट लेगा तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा उसकी हेल्थ के ऊपर। थैंक यू सो मच रामीन, आपने हमें ज्वाइन किया इन प्रोग्राम, और एक पूरा जो प्लेटर है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होना चाहिए, या किस तरह से उनको अपनी हेल्थ के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से कॉन्शियस होना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भी हम देखते हैं हमारे यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन फिर हमारी जो सेहत है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बहरहाल अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ उनके लिए कि जब आप पेशेंट बन जाएं, बल्कि अगर आप ठीक है, हेल्दी हैं, तब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी कदर करें, इसका ख्याल रखें, ताकि कोई भी जो इस तरह की डिज़ीज़ है उससे हम बच सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।